बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, जुम्मा मुबारक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूँ हिना आदिल और मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। मेरी तरफ से भी बहुत ज़्यादा जुम्मा मुबारक। जुम्मे को दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की तलकीन है, बहुत बड़ा सवाब है। सो कोशिश कीजिए कि आज के दिन एहतमाम कीजिए और अच्छा सा दिन गुजारिए। रात बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसा हमें उम्मीद थी। पाकिस्तान ने एक ज़बरदस्त मुकाबले के बाद नई टीम थी अमरीका, उसको पिछाड़ दिया। बहुत बड़े मार्जिन से पाकिस्तान ने रात का मैच जीत लिया। ये खबर ऐसे हो सकती थी अगर हमने सिलेक्शन में गलतियां ना की होती। ये खबर ऐसे हो सकती थी अगर हमारे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड खामखा ये ना कहते कि टीम पे तनकीद ना की जाए। ये खबर ऐसे हो सकती थी अगर हम ओवर कॉन्फिडेंट ना होते एक नई टीम के मुकाबले में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और पाकिस्तान की टीम जो कि बॉटम साइड से रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाती चली आती है, रात को एक बार फिर एक रिकॉर्ड बनाया। पहली दफा वर्ल्ड कप में आने वाली अमेरिका की टीम से पाकिस्तान की टीम जो कि वर्ल्ड टॉप 5-6 टीम्स के अंदर आती है, हार गई, बुरी तरह हार। आप 6 दिन पहले प्रिडिक्ट कर चुके थे जनाब, क्या कहें। मेगा इवेंट खेलने वाली जो पहली बार मेगा इवेंट खेलने वाली जो टीम है अमेरिका, उससे पाकिस्तान को हरा दिया है जनाब। कौमी टीम पहले ही इम्तिहान में बुरी तरह से अब नाकाम हुई है। बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, सब फ्लॉप तरीन शोरा। अमरीकी टीम ग्रीन शर्ट्स पर खासी भारी पड़ गई। डेलस के ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम में खेले गए टूर्नामेंट के 11वें मैच में अमेरिका ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी और ये बहुत बड़ा अपसेट था। जी बिल्कुल, इसी तरह मेरी आंख के साथ भी कोई मसला शुरू हो गया। खैर लगता है कि कोई ना कोई जादू वहां से हुआ। कहते हैं ना, जो करा रहे हैं अमेरिका करा रहे हैं। अक्सर हमारे पाकिस्तानी टर्म इस्तेमाल करते हैं, सॉरी फॉर दैट। तो खैर जनाब, बहुत ही जबरदस्त पाकिस्तान को शिकस्त हुई और धो कर मारा अमेरिका ने। 159 पाकिस्तान की टीम डर के स्कोर कर सकी। ये वही जगह थी जहां पे कैनेडियन बैटिंग अटैक ने 194 रन बनाए थे आज से 2 दिन पहले इसी बॉलिंग अटैक के सामने। वहां पे आपके किंग्स एंड नंबर वन, जिन्हें नंबर वन भी कहा जाता है, वो सिर्फ 159 रन मर के बना सके, जिसमें टेल एंडर्स के भी 30-40 रन शामिल थे। तो उसके बाद जनाब हम फिर डिफेंड करने आए। फिर हमने कहा भी डिफेंड भी आप खुद ही करें, हमसे नहीं होता। 159 हमने बनवा दिए। आखिर में हमारे टॉप, जिन्हें हम डेथ ओवर के किंग बॉलर्स कहते हैं, नहीं डिफेंड कर सके। 15-15 रन हमने दिए और फिर हाल ये हुआ कि सुपर ओवर में हम गए और सुपर ओवर में हमारे सीनियर तरीन बॉलर आमिर साहब, जिन्हें रिटायरमेंट के बाद वापस लाया गया कि वो जादू करेंगे, उन्होंने फिर जादू किया, 18 रन दिए और फिर हम 13 ही बना सके। भाई हार गए हम रात को यूएसए से। बहुत बुरी तरह हारे हैं। और जितने अपसेट हम हैं, मेरा ख्याल है जो स्टेडियम में शायकीन मौजूद थे वो भी बड़े अपसेट और दिखाई दिए और उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया है। यूसुफ अंजुम जो हमारे नुमाइंदे हैं, उनके साथ कुछ गुफ्तगू की है शायकीन ने, वो ज़रा देखते हैं। आप लोगों को उससे ज़्यादा दुख मेरे ख्याल में यहाँ पर आए हुए उन लोगों को है जो सख्त गर्मी में आकर उन्होंने पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट किया, लेकिन जो रिजल्ट था वो पाकिस्तानी टीम के हक में नहीं आया। लोग इस बात में खासे मायूस हैं, वो कितने गुस्से में हैं। आइए आपको उनकी बातें सुनवाते हैं हम। मैच अच्छा था, हमने एफर्ट तो दिए, 2-3 चांसेस मिस किए हमने फील्ड में जो एंड द गेम पासिस, लेकिन खैर है, जस्ट नीड टू विन द नेक्स्ट 3 एंड होपफुली हमारा काम बहुत दिख रहा है अभी। मैं बहुत वो हूँ सैड पाकिस्तान ने नहीं जीता। यूएस की पहली बार खेला T20 में, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा किया। पाकिस्तान ने फिर हमें उदास कर दिया। हम यहाँ से एक्चुअली ह्यूस्टन से आए हैं, डैलस। इतनी गर्मी में खा के बड़ी उम्मीद थी कि अल्लाह ताला हमें हमेशा खुश रखेंगे। बस अल्हम्दुलिल्लाह खेल लिया, उन्होंने अच्छा खेला। नेक्स्ट टाइम भी उनके साथ हमारा ही साथ रहेगा, पर आज थोड़ा सा उन्होंने हमें बहुत उदास कर दिया। अब हम अपने मुँह लटकाए बच्चों के साथ बस घर जाएंगे 4 घंटे 5 घंटे की ड्राइव में खामोशी से। पाकिस्तान जा पाकिस्तान, पाकिस्तान जा पाकिस्तान। पाकिस्तान आज जो हारा है वो सिर्फ मैं समझता हूँ ओवर कॉन्फिडेंस से हारा है। हालांकि ये टीम से हारने वाली टीम नहीं थी, इनसे इनको जीतना चाहिए था और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतना चाहिए था। पर अच्छी फाइट यूएसए ने की और बहुत अच्छा यूएसए जीता। पाकिस्तान को यहाँ से सबक सीखना चाहिए। दे शुड कम वेरी स्ट्रॉन्ग नेक्स्ट टाइम। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया। कैचेस विन मैचेस, वो जो आखिरी ओवर में कैच मिस हो गया था, लेकिन हार जीत जो है वो जी खेल का हिस्सा है। लेकिन गुड लक पाकिस्तान टीम अगले मैचेस में और अच्छा परफॉर्म करेगी। आपको पता है हमारी टीम कैसी है, हमेशा वो उसी वक्त अच्छा परफॉर्म करती है जब वो अंडर प्रेशर होती है। तो जीतो या हारो, हम तुम्हारे साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन अब होप ही कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान अच्छा खेले और जीते। Extremely disappointed. I think terrible performance from Pakistan.
It all started with batting. I think batting में पाकिस्तान टीम ने बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं किया. And then again starts with the team selection. I think the Pakistan team selection of the 15 who have come to play here, I think they are just not up to the mark. Who can compete with the best teams. टीम जो है अब आजम खान का जो आई थिंक आ गया, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिया. उनको समोसा मुझसे खिलाया, थोड़ा अमेरिका भी सैर करा, उनको बस वो वापस भेज दें. एक मौका है हमारे पास. पाकिस्तान इंडिया अगर हरा दे बस हम दुआ करेंगे. बाकी आज तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट. जी बिल्कुल, लोगों के जज्बात आपने सुने, वो कितने गुस्से में थे क्योंकि वो पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने आए थे और इतनी दूर से यहाँ पर पहुंचे थे. महंगे टिकट उन्होंने लिए थे और सख्त गर्मी में उन्होंने मैच देखा था, लेकिन पाकिस्तान टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जिसकी वजह से इनके दिल टूटे हैं. अब इन्हें खुशियाँ देने के लिए पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही मौका है, तो इंडिया को न्यूयॉर्क में हराकर कौम को खुशियाँ दे. अल्लाह करे जी, खुशियां पता नहीं किधर रह गई हैं. बस यूसुफ साहब, आप और जाहिद साहब जहां जहां जा रहे हैं ना, मैच हम हार रहे हैं. ये जरा भी हम इस को भी जैसे कहते हैं ना अनफोल्ड करते हैं. टीम के लिए ये बेचारे क्या लकी साबित हो, ये तो अपना काम अच्छा करें. अब टीम अपना काम नहीं करी तो इनका क्या कसूर है. और जिस तरीके से हमने रात को गेम किया, जिस तरीके से बाबर साहब ने डॉट्स पे डॉट्स किया, ऐसा लग रहा था सामने कोई 90s वाला वेस्ट इंडियन बॉलिंग अटैक है जिसकी बाबर इतनी डॉट्स कर रहे हैं और फिर आखिर में 4 चौके लगा के स्ट्राइक रेट 100 के आसपास करके फिर निकल लिए. और फिर इफ्तिखार साहब द फिनिशर, आई मीन 20 ओवर्स तो आप पूरा खेलें यार, नहीं खेल सकते आप. और फिर जो हमारा टॉप स्ट्राइकर है उसको सुपर ओवर खेलने भेजा और उसको रनर्स अप साइड पे भेजा, उसको फेस ही नहीं करने दिया. किस किस्म की स्ट्रैटेजी है बाबर साहब. हम बहुत माजरत खाएं, द किंग बाबर आजम, हमने आप पे तनकीद की. मोहसिन नकवी साहब, हम बहुत माजरत खाएं, माफ कर दीजिए, हमने आप पे तनकीद की. आपकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि आप पे की जाए. इस पे तो 2 मिनट की खामोशी बनती है रोजाना, जिस तरह की परफॉर्मेंस आप दे रहे हैं, क्योंकि इस पे तो टैक्स के पैसे लग ही नहीं रहे ना. टैक्स के पैसों को भी छोड़िए, इस पे हमारे जज्बात तो लग ही नहीं रहे ना पाकिस्तानी कौम के. एक ही गेम है जिसे हम खेलना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, और एक ही गेम है उसमें माशाल्लाह अमेरिका से भी आपने हमें हरा दिया. ये कसर रह गई थी. अब मेरे ख्याल में क्या ही मैं कहूँ, कुछ रह नहीं गया. वैसे इमरान, पाकिस्तान टीम पहले भी अपने कमजोर हरीफों से बड़ी बार हार चुकी है, लेकिन ये जो कल का मैच था ना, जो कल की शिकस्त थी, शायद उन तमाम अपसेट से ना मेरा ख्याल है बड़ा अपसेट मालूम होती है. और चाहे जिस तरह से हमने बात की, बॉलिंग हो, बैटिंग हो या फील्डिंग हो, बड़ी बुखलाई हुई मुझे तो लगी अपनी टीम और जो उसकी परफॉर्मेंस थी. डिस्कस कर लेते हैं क्या सूरत हाल हमने करनी है. अब मैच की डिस्कस जो हो चुका है. जाहिद मकसूद साहब हमारे साथ मौजूद है डेलस से, और अहमद नजीब हमें ज्वाइन करेंगे. आप गए इस शिकस्त की बड़ी वजह जाहिद मकसूद. मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी. अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब, कैसे हैं आप? ये तो मेरा ख्याल है पूछना बनता नहीं है, जिस तरीके से इल्जाम आप पे आ रहा है जाहिद साहब. क्या कहेंगे जाहिद साहब कल के मैच पे? सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, अगर हमारी वजह से टीम हारती है तो हम अगली फ्लाइट पर ही वापस निकल जाते. अच्छा जाहिद साहब, बड़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही, और अमर भी चूंकि हमारे साथ मौजूद हैं. इतनी डिसअपॉइंटिंग एज अ क्रिकेटिंग फैन ऑब्वियसली हम तो देखते हैं, आप लोग एज क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स देखते हैं. इतनी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, और खास तौर पे जब पाकिस्तान ने सुपर ओवर के लिए मैच गया तो मुझे लगा कि अब तो हम जीत ही जाएंगे यार, अब तो कर ही लेंगे हम. एक्सपीरियंस साइड है हमारे पास, 4 स्टार बॉलर्स हैं, अच्छा बॉलर लगाएंगे, कंटेन करेंगे और अच्छे से 2 बैटर्स को भेज के हम 12-14 रन जो भी बने वो बना लेंगे. लेकिन बहुत ही बुरा खेले हम. जाहिद साहब, योर टेक ऑन दिस. इमरान, पहले सुपर ओवर से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि सुपर ओवर तक तो बात जानी ही नहीं चाहिए थी. पहले पाकिस्तान टॉस हारा, और बैटिंग में अगर आप देखें तो रिजवान ने एक अच्छा स्टार्ट दिया था, लेकिन रिजवान एक बहुत ही खूबसूरत कैच का शिकार हुए जो स्टीव टीलर ने उनका कैच लिया. इसके बाद जो 3 विकेटें पाकिस्तान की गिरी हैं, फौरी तौर पर जो है उस्मान खान समझते हैं कि सिर्फ उनको छक्के के लिए टीम में शामिल किया गया है, और उन्होंने ये भी नहीं देखा कि 1 विकेट पाकिस्तान की गिर चुकी है. फिर उसके बाद फखर जमा स्कूप करते हुए आउट हो गए. पैदर पे पाकिस्तान की 3 विकेटें गिरी और प्रेशर में आ गई टीम. जाहिर है दूसरे एंड पे कप्तान मौजूद थे बाबर आजम, और जब आपकी 35 पे 3 विकेटें गिर जाएं तो जाहिर है दूसरे एंड पे वो स्लो खेलेंगे. खैर बात यहाँ से बढ़ी, और एंड पे अगर कहना चाहिए शादाब जो तो पिछले मैचों में बिल्कुल स्कोर नहीं कर रहे थे, बहुत ही शानदार इनिंग के लिए 40 रन की उन्होंने, छक्के भी लगाए, चौके भी लगाए. और फिर इफ्ती मीनिया जो हम समझते हैं कि एक इनिंग्स के बाद मुसलसल तो के वो ही तले इफ्तिखार को रखते हैं कि यही लंबी इनिंग्स खेलेंगे, वो कहीं भी पाकिस्तान से जीत के हमकिनार नहीं कर सके और ना लंबी इनिंग्स खेल सके. इसके बाद शाहीन अफरीदी का भला हो जिन्होंने 23 रन की इनिंग्स खेली और स्कोर कदरे बेहतर हुआ, वरना वहां बैठ के हमें अंदाजा होता था, क्योंकि मैं पिछले 4 दिन से डैलस में हूँ और इब्तदाई जो 2 दिन थे वहां बारिश होती रही. कल जो है शदीद, क्योंकि मैच वाले दिन शदीद जो है वो निकली हुई थी धूप, और इतनी धूप थी
कहना चाहिए कि उसमें 5 या 10 मिनट खड़े होना बड़ा मुश्किल था। तमाशाई इतनी दूर से आए हुए थे, यूं कहना चाहिए कि 15,000 का स्टेडियम है और 80% क्राउड जो है वो पाकिस्तानियों पर मुश्तमिल था, पाकिस्तानी फैंस पर मुश्तमिल था, जो अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों से, मुख्तलिफ शहरों से आए थे। उन्होंने कौमी परचम लपेटे हुए थे, ग्रीन ड्रेस पहने हुए थे, नारे लगा रहे थे। उनको भी शदीद मायूसी हुई, जो चाहते थे कि पाकिस्तानी टीम जो है ये पहला मैच जीते और वर्ल्ड कप की एक अच्छा इफ्तिताह, अच्छा आगाज करे, लेकिन अच्छा हो नहीं सका। पहले बैटिंग फेल हुई, मेरा ख्याल है वहां पे कम से कम 180 या 185 रन होने चाहिए थे इस पिच पे। और जैसा कि कप्तान ने खुद भी एंड पे कहा कि इब्तदाई ओवर्स में जो है गेंद जो है वो जरा टर्न ले रही थी, थोड़ी सी मुश्किल थी, लेकिन बाद वालों के लिए तो इतनी मुश्किल नहीं थी। फिर तौर पर जब एक ही ओवर में उनके स्पिनर ने, जिसको टीम में तब्दील करके डाला गया था कैंजी को, उसने शादाब को आउट किया, जो बहुत ही जारहाना मूड में थे, और आते ही आजम खान इनका शिकार बन गया, तो उसकी टीम बहुत ही प्रेशर में चली गई। स्कोर बहुत कम था। इसके बाद पाकिस्तानी पेस बैटरी, जिसको हम दुनिया की बेहतरीन पेस बैटरी करार देते हैं, चार्जर गुम हो गया, कारकर्दगी सबके सामने था, जबकि 16 रन डिफेंड करने थे, जिसको डेथ ओवर का हम बॉलर कहते हैं हारिस रऊफ को। और आखिरी गेंद को आपने सिर्फ ये करना था कि बड़ी शॉट ना लगे, चौका या छक्का ना लगे। आखिरी बॉल तो ऐसा था कि वो एक आपकी सीवी थी, उससे पता चलना था कि आप कितनी क्लास होल्ड कर रहे हैं इतने एक्सपीरियंस के बाद, इतनी लीड्स खेलने के बाद। टॉस करवा वेरी वेरी। और ओवरऑल अगर पूरे मैच का भी जायजा ले लें तो वो बहुत अच्छा खेली तीनों शोबों में। उन्होंने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और फिर जो नर्व्स की जंग होती है उस पे उन्होंने पूरी तरह से काबू पाया। वापस तरफ मैं आपकी तरफ भी आता हूं, चूंकि अमर भी है। अमर, एक तो क्या ये सारी यकजहती के लिए आपने ग्रीन शर्ट अलग सुबह उठ के पहनी है, रात को पहन के मैच देख रहे थे, उधर ही सो गए, आंख लग गई, उठने की हिम्मत नहीं हुई? पहले तो इसकी लॉजिक मुझे बताएं ना, फिर मैच पे तबसरा लेते हैं आपसे। मैं आप लोगों को मजीद तंग करने के लिए पाकिस्तानी शर्ट पहन के और आप कर रहे हैं तंग बाकायदा तौर पर। अच्छा, तो ये बताइए कि आप की तवक्कुआत के कितना मुताबिक रहा रात का नतीजा मैच का? जी देखिए, मैंने आप लोगों के प्रोग्राम में पहले जिक्र किया था कि मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि हो सकता है, क्योंकि लोग यूएसए को कह रहे हैं हल्की टीम है, वो कहां से हल्की टीम आ गई? आपने कल उनकी क्रिकेट देखी है, उन्होंने क्या क्रिकेट खेली है, हाउ हाई एक्सपेक्टेड आर दे, हाउ जुबिलेंट दे आर इन द फील्डिंग। मतलब उनका टीम एफर्ट देखें, उनकी कोऑर्डिनेशन देखें, उनकी कमिटमेंट टुवर्ड्स द गेम देखें, उनकी स्ट्रेटजी देखें। इन द ऑल 3 डिपार्टमेंट्स दे आर अहेड ऑफ पाकिस्तान। और एक चीज हमें क्लियर कर लेनी चाहिए कि ये बार बार जुमला कहा जाता है, कल कमेंट्री में भी सुन रहा था हमारे कमेंटेटर वकार जुनूद साहब के, जी वर्ल्ड पेस अटैक। किधर का वर्ल्ड पेस अटैक? हमने एक हवा बनाया हुआ है ही नहीं, ये वसीम बकार नहीं है, ये 1, 2, 3 मैचेस की रेपुटेशन पे चल रहे हैं। आपने हर क्रूशियल मैच पे, आपके शाहीन अफरीदी 2021 का सेमीफाइनल मार खा गए मैथ्यू वेड से, हारिस रऊफ विराट कोहली से जीता हुआ मैच मार खा जाते हैं और पाकिस्तान हार जाता है। और उसके बाद अभी एक बार फिर से आपके 1.5 साल से आपकी फास्ट बॉलिंग पिट रही है पूरी दुनिया में। आयरलैंड ने मारा इन्हें, न्यूजीलैंड की बी टीम ने मारा इन्हें, हर टीम आती है मार के चली जाती है। आज आपका एक प्रीमियर फास्ट बॉलर जो है वो हारिस रऊफ जो है वो 15 रन यूएसए के खिलाफ नहीं बचा सकता, हालांकि पहली करता है। तो ये हवे और इस खुशफहमी से बाहर निकले। क्यों? बिकॉज दे डोंट प्ले द लॉन्ग फॉर्मेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते, ये पैसों के पीछे भागते हैं। सो इफ यू नॉट प्ले द फर्स्ट क्लास क्रिकेट, आप रेड बॉल को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, आपका स्किल छोटा होता है। आप पहले 4 ओवर के बॉलर बनते हो, फिर आप 2 ओवर के बॉलर रह जाओगे, फिर आप टीम से फारिग हो जाओगे। सो इनके पास स्किल नहीं है, स्किल सेट की कमी है। एंड हारिस रऊफ को आप फोर्सफुली टीम के अंदर लेकर आए हो, वो इंजर्ड था, उसको शोल्डर की सीरियस इंजरी थी। जो लोग आपके साथ चल रहे थे, प्लान का हिस्सा थे, वसीम जूनियर, जमान खान, एंड द बेस्ट परफॉर्मर इन द PSL एज अ फास्ट बॉलर मोहम्मद अली, द टॉप विकेट टेकर इन द पाकिस्तान फर्स्ट क्लास सीजन मोहम्मद अली डेजी फ्रॉम सियालकोट, उसको आप टीम के साथ नहीं रखते हो क्योंकि वो आपका दोस्त नहीं है। तो ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। अच्छा, ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वो जायसा वही वाली बात है कि हर जगह पर यही चर्चा है कि दोस्ती यारी ने ये हाल कर दिया है हमारी टीम का। जिस तरह से हमारे कैप्टन का अभी आपने जिक्र भी किया था कि वो कहते हैं कि हमें मिडिल ऑर्डर और जो हमारा बॉलिंग अटैक है उसमें बेहतरी की ज़रूरत है। पहले 6 ओवर्स में हमें ज़रा मुश्किलात पेश आई, फिर हमने कम बैक कर लिया। क्या आपको लगता है कि बतौर कप्तान उनकी क्या जिम्मेदारी थी, और ये जो टैग उनके साथ अब लग गया है कि वो दोस्ती यारी पाकिस्तान के सबसे अच्छे दोस्त हैं वो, हाँ, कि पाकिस्तान के सबसे अच्छे दोस्त हैं, इस पर आप क्या कहेंगे?
देखें ना, वैसे तो पाकिस्तानी टीम जो है उसका माजी में भी देखें तो अनप्रेडिक्टेबल टीम तो है हमारी, और कभी हम मायूस कुन कारकर्दगी से दुनिया को हैरान करते हैं, कभी आउट क्लास कारकर्दगी से हैरान कर देते हैं। 2003 में सबसे मजबूत टीम थी जब हम पहले राउंड में वर्ल्ड कप में बाहर हो गए थे। 2007 में हमने आयरलैंड को हीरो बना दिया और बाबुल उमर की डेथ हो गई, इंतमाम का कैरियर खत्म हो गया। चलते चलते आगे आ जाए 2021 में हमने दुनिया को हैरान कर दिया कि इंडिया को 10 विकेटों से हरा दिया। हालांकि जब सुपरस्टार टीमें होते थे तो कभी भारत को हम आईसीसी के किसी बड़े इवेंट में हराने में कामयाब नहीं हुए थे। 2022 के वर्ल्ड T20 में हमने जिम्बाब्वे से शिकस्त खा ली। तो टीम से ये तवक्को तो की जाती है कि कुछ भी हो, लेकिन हालिया दिनों की बात करें तो हमने कप्तान बदला और नए चेयरमैन साहब ने $1 लाख इनाम का ऐलान भी कर दिया। और आते ही जब पता चला कि भारतीय टीम 10 या 12 दिनों से एक ही शहर में न्यूयॉर्क में डेरे लगाए हुए है और पाकिस्तान का होटल बहुत दूर है, तो उन्होंने एक्शन लेते हुए आईसीसी से रिक्वेस्ट भी की और यहाँ तक भी बताया जाता है कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर आईसीसी उनको करीब होटल नहीं देता तो पीसीबी अपने खर्चे से देगा। तो उनका होटल भी बिल्कुल 5 या 10 मिनट के सफर पर कर दिया गया न्यूयॉर्क में, जो पाकिस्तान का इंडिया से मैचेस होना है। तो सहूलतें इनको तमाम कर दी जा रही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लगता है कि पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट और कप्तान बाज चीजों पे गौर ही नहीं कर रहे या इन पर अमल नहीं कर रहे, या ग्राउंड में समझाने वाला कोई नहीं है। यह फैसला कौन करता है? अब ये भी तनकीद होगी। अब आपकी इजाजत से जाहिद साहब, हम मैच का वो गोल्डन लम्हा दिखाना चाहते हैं जिसमें हमारे लेजेंड प्लेयर जो कि मुसलसल हमारी टीम को के ऊपर एक रहमत के साए की तरह मौजूद हैं, और उनके वालिद ये समझते हैं कि उनके पूरे वर्ल्ड कप के अगर मैचेस उनको खिलाए जाएं तो वो एक रहमत का जरिया होंगे और हम जीत जाएंगे उनकी बरकत से, क्योंकि वो माशाल्लाह काफ़ी ह्यूज हैं इन टर्म्स ऑफ हिज प्रेजेंस। तो वो ज़रा लम्हा दिखाइए जिसमें एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर वर्ल्ड कप का मैच खेलते हुए ज़रा जिन स्पिनर को जितना ज़बरदस्त तरीके से खेल। अहमद साहब, योर टेक। देखिए, पहली बात ये कि लोग कह रहे थे कि प्लेयर कर लेगा। दुनिया में एक बात, किसी भी जो फिजिकल स्पोर्ट है, ये बात हमें बावर कर लेनी चाहिए कि फिटनेस इज द की। विराट कोहली व्हाई इज डोमिनेटिंग इन द वर्ल्ड ऑन द बेस ऑफ सुप्रीम फिटनेस, क्योंकि जब आप फिट नहीं होते हैं ना, अब आप देखें कल वाला ये जो भी आपने आउट दिखाया है, इसमें क्या हुआ है? बिकॉज ही इज हैवी। सॉरी, इट्स नॉट अ बॉडी शेमिंग, मैं फिर क्लियरिटी करूंगा। हम उसकी हम फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हम फिटनेस पे बात करें तो उसमें से वो लेट हो गया। वो बॉल अच्छा था, विकेटों के अंदर वो जाकर खा गए, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर था, क्योंकि वो लेट थे। अगर एजाइल प्लेयर होता, उसकी क्विक रिफ्लेक्सेस होते तो माइट भी उसको मैनेज कर जाता। देखिए, फिटनेस के बगैर कुछ भी नहीं है, आप नहीं परफॉर्म कर सकते। मैं हर प्लेटफॉर्म पे कहता हूं, एक अदद कैमियो खेल देंगे आप किसी एक मैच में, लेकिन कंसिस्टेंसी अपने रोल में होती है ना, वो कभी भी नहीं आ सकती इस फिटनेस के साथ। लीग क्रिकेट खेलते रहेंगे क्योंकि उसमें ना फिटनेस का स्टैंडर्ड होता है ना प्रेशर होता है। लेकिन हमें ये जो खामियां नजर आती हैं, ये अपने करण अर्जुन में बाबर आजम को क्यों नजर आ रही हैं? एक उनका करण है, एक उनका अर्जुन है, खिलाना है। कल करण जो थे वो आजम थे और अर्जुन जो थे वो इफ्तिखार थे। माशाल्लाह, क्या ही अच्छा जी, लंबी हिट्स मारने के लिए उनको पहले लाया गया, हिट उनकी दायरे से बाहर नहीं गई जिस पे उन्होंने छक्का खेलना था। कोई दुनिया से सीख लें यार। अहमद, असल में हमारी लंबी जो है ना, वो दुनिया की छोटी होती है। तो ऐसा ये है कि बात ये कि आपका कप्तान खुद जो है वो मेरिट पर नहीं आया है। कैसे वो टीम से निकाले गए थे? मैं कहता हूं कि कप्तान इतना कमजोर है कि उनको 2023 अक्टूबर वर्ल्ड कप के बाद जैसे निकाला गया था ना, रिजाइन तो मीडिया पे आया। अगर किसी कप्तान में थोड़ी सी भी ग्रेस होती, वो कहता है यार मैं अभी नेक्स्ट ना कप्तानी कम से कम नेयर पास में कबूल नहीं करूंगा। यानी अगर आपको कोई जिस तरह से निकाला जाए, उन्होंने कबूल कर ली और वर्ल्ड कप सर के ऊपर खड़ा है 3 महीने पहले ना, तो कप्तान आप समझ ले कि मतलब मेंटली कितने मैच्योर है। फिर देखिए, कप्तानी का शिकवा क्या करना। मैं बाबर आजम को अंडर 15 क्रिकेट से जानता हूं, मैं उस वक्त खुद क्रिकेट खेल रहा था, सो आई नो हिम फ्रॉम सिंस हिज अंडर 15 डेज। आप उसके किसी टीममेट से पूछे, अंडर 15, अंडर 19 डोमेस्टिक खेला, वो सब एक बात में मुत्तफिक होंगे, इज अ गुड प्लेयर बट इज नेवर एवर अ कैप्टन मटेरियल, कि उसके अंदर कायदाना सलाहियतें कभी नजर ही नहीं आई। आप फोर्स बंदे को बना रहे हो, बाबर गलत नहीं है, इट्स किसी भी मैनेजमेंट जो जिसने उसको बनाया है गलत बनाया, उसके अंदर सलाहियत ही नहीं क्या। अच्छा जाहिद साहब, ये तो हो गई हमारी टीम की परफॉर्मेंस। अब ज़रा जिस टीम ने अच्छा खेला है और हराया हमें, जो अच्छी क्रिकेट खेली है, उसके हवाले से ज़रा कमेंट चाहूँगी। अमेरिका की टीम फर्स्ट टाइम जो T20 खेल रही थी, क्या आप देखते, कैसे देखते परफॉर्मेंस को? वैसे तो सब ने देखा कि क्या परफॉर्मेंस रही, लेकिन आप क्या कहेंगे, जो ख़ास तौर पर जो आखिरी बॉल के ऊपर 5 रन दरकार थे और नीतीश कुमार ने जो चौका लगाया, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, पूरे मैच को अगर गौर से देखा जाए, जाहिर आपने देखा भी होगा, किसी भी मौके पे यूएसए की टीम ऐसे लगता था कि वो प्रेशर नहीं ले रही, सारा प्रेशर पाकिस्तानी टीम पे था। शायद इसलिए हो
कि रेटिंग में या रैंकिंग में या ओवरऑल जैसे हम समझते थे कि पाकिस्तानी टीम मजबूत है, इनका एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो यूएसए की टीम उस प्रेशर में दिखाई नहीं देती। बाकी यहाँ अमेरिका में अब क्रिकेट फरोग पा रही है, माइनर लीग भी होती है, मेजर लीग भी होती है, उसमें उनके तमाम ये खिलाड़ी जो है हिस्सा लेते हैं। और मेरा ख्याल है कि क्योंकि आखिरी औकात जैसा हमने हारिस के ओवर की बात की है, फिर सुपर ओवर आपने मोहम्मद अमर को दिया, और ये कभी हो सकता है कि 7 रन आपने वाइट बॉल के दे दिए। और सुपर ओवर जो पाकिस्तान दरअसल 2 मैच आ रहा है, एक पहला जो उन्होंने चौका लगाकर मैच को बराबर कर दिया, और दूसरा 2 बार भी मैच टाइम बिल्कुल तकरीबन जाहिर साहब खत्म हो गया। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, कितने पाकिस्तानियों को अपने टिकट्स आधी कीमत पे वापस कर देने चाहिए या बेच देने चाहिए? और यहाँ मैं थोड़ा सा लाइटर नोट में बताऊं कि जब पाकिस्तानी टीम जल्दी आउट हो गई थी तो मैं अपने साथी यूसुफ अंजम के साथ मीडिया गैलरी से हम निकले धूप में चलते हुए स्टेडियम का जायजा लेने के लिए। तो चंद एक लाइटर नोट पे बता रहा हूँ कि चंद जो नाटी किस्म के तमाशाई थे, उन्होंने पहले पाकिस्तान का परचम लपेटा हुआ था, बाद में उतार के उन्होंने अमेरिका का लपेट लिया। अच्छी स्ट्रेटजी है। मेरे ख्याल में ऐसे मौके पे सफेद रंग की शर्ट ज्यादा मौजूद रहेगी, दोनों परचमों के अंदर आती है। अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। जाहिद साहब ना वो क्या कहते हैं मुनीर रियाजी के पंजाबी शेर में, कोई शहर दे लोग भी जालिम सन कोई चले सर, आप तो अपना काम बेहतरीन कर रहे हैं। के साथ है जो इंडिया ने 10-12 दिन से वहां पे पूरा अपना मोर्चा लगाया हुआ है। अब हमारी मजबूरी है कि इसी टीम से हमें दोबारा उम्मीद रखनी पड़ती है, इसी टीम के लिए हमारी नेक तमन्नाएं दोबारा हमें करनी पड़ती हैं, और अहमद इसी टीम के लिए हमें ग्रीन शर्ट दोबारा पहननी पड़ती है। क्या करें, इस ग्रीन शर्ट से, इस ग्रीन कलर से इश्क है हमारा, इसको छोड़ नहीं सकते हम, ये मजबूरी हमारी। आप दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और आपने इजहार तबसरा किया कल के मैच में। हमें बहुत अफसोस है इस बुरी परफॉर्मेंस पे। उम्मीद करें कि 9 जून को हम अच्छा खेलें, सरप्राइज कर दें और मैच जीत जाए। उम्मीद ही कर सकते हैं। ब्रेक पर जाएंगे जी। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज तहफ़्फ़ुज़ खुराक का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और इस दिन को मनाने का मकसद है कि लोगों में मयारी और महफूज खुराक के बारे में आगाही फराहम की जाए। जो रवां साल का थीम है फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक दुनिया में सालाना 1.3 बिलियन टन खुराक ज़ाया होती है। अनफॉर्चुनेटली ज़ाया होने वाली खुराक की लागत $690 बिलियन बनती है, और पाकिस्तान में मजमूई तौर पर सालाना 36 मिलियन टन खुराक ज़ाया हो रही है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में महफूज खुराक एक संगीन मसला बन चुका है, और इसी तरह से मुज़र सेहत खुराक से इंसानी सेहत को दरपेश खतरात के जो रोकथाम है उसके लिए भी इंतजाम करना ज़रूरी है। माहिरीन के मुताबिक खुराक को मुनासिब तरीके से महफूज ना किया जाए तो उसकी अफादियत में भी कमी आती है। गैर मयारी खुराक में पाए जाने वाले जो जरासीम है इसको मुज़र सेहत भी बना देते हैं। बिल्कुल 1.3 बिलियन टन और 36 मिलियन टन इन पाकिस्तान, ह्यूज नंबर जो हम जाया कर देते हैं। इमेजिन, थोड़ा सा गजा को सोच लें, या ऐसे इलाके या अफ्रीकन कुछ जगहों को सोच लें जहाँ पे खाना नहीं मिलता। इवन पाकिस्तान में कुछ इलाके हैं जहाँ पे भूख बहुत ज़्यादा है। तो ये इस सर्कल से हम कैसे निकलें, इस घन चक्कर से कैसे निकलें? पाकिस्तान में जो फूड सेफ्टी है और फूड सिक्योरिटी है, इससे मुतालिक आगाही ना होने के बराबर है। इसीलिए हमने कहा कि हम इस पर एक नशिस्त प्लान करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद नासिर साहब मौजूद हैं, माहिर ग़िज़ाइयत हैं, इनसे ज़रा कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे भी बात करते हैं, और ये जो इतने बड़े, ये जो स्टैट्स के अंदर इतना बड़ा नंबर है, इस पर भी ज़रा डॉक्टर साहब की एक्सपर्ट ओपिनियन जानते हैं। सर थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। बड़ा क्रिटिकल टॉपिक है, जो वक्त बढ़ रहा है, और फूड सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, आई मीन क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी सबसे बड़े मसाइल हैं दुनिया के इस वक्त, और फिर उसमें हम 1.3 बिलियन टन एज ग्लोबल सिटीजन हम ज़ाया कर रहे हैं। योर टेक ऑन दिस, आई मीन कितना बड़ा नंबर है ये, और कैसे इससे बचा जा सकता है? आपने सही कहा, एक तो फूड सिक्योरिटी जो है वो दुनिया का बड़ा चैलेंज है, लोग भूख से मर रहे हैं, और ऑन दी अदर साइड हम जो है जो प्रोड्यूस करते हैं उसको सेव नहीं कर पा रहे, कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा पा रहे। इट्स इंपॉर्टेंट, बट आज जो दिन है वो फूड सेफ्टी का डे है। तो फूड सेफ्टी इज बी डिफरेंट दैन फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी इज एक्सेसिबिलिटी ऑफ सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड, बट फूड सेफ्टी इज कि क्या फूड खाएंगे बीमार तो नहीं होंगे। सो आज फूड सेफ्टी का दिन है। तो फूड सेफ्टी में अगर देखें तो आज दुनिया में तकरीबन 8.1 बिलियन लोग रहते हैं, और एवरी 1 in 10 जो है वो बीमार होता है फूड सेफ्टी की वजह से। तकरीबन 80 करोड़ लोग सालाना बीमार होते हैं फूड सेफ्टी के से, और इन 80 करोड़ में से 40% 5 साल से छोटे बच्चे हैं। और जो डिजीजेज हैं जिसमें से 5 टॉप डिजीजेज, जो डायरिया है जिससे बच्चे मरते हैं, और उसमें सबसे बड़ी रीज़न जो है वो फूड सेफ्टी की है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जो खुराक खा रहे हैं वो सेफ़ हो।
वो सेहत देने वाली हो, ना कि बीमारियां देने वाली हो। क्योंकि खुराक ऐसी चीज़ है जो कि माँ के पेट से लेके एक जाइकोट जब बनता है उससे लेके डेथ तक जो है वो आप रोजाना अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं। अगर उसमें न्यूट्रिशन है तो आपकी बॉडी को नोरिश कर रही है, और अगर उसके अंदर कंटेमिनेंट्स हैं और वो सेफ नहीं है, उसमें जरासीम है, तो आपकी बॉडी को मुसलसल नुकसान दे रही है। इट्स नॉट अबाउट हेल्थ, इट्स अबाउट इकोनॉमी, इट्स अबाउट के कितने सिक डेज होते हैं, कितनी ज़्यादा उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, इट्स अबाउट के उसकी जो उनकी ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द फैमिली कितनी होती है, और उसकी टोटल ज़िंदगी कितनी है, और उसमें से कितने हेल्दी ईयर्स हैं। इसमें सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो खुराक है, और महफूज खुराक का होना बहुत ज़रूरी है। दैट्स व्हाई कि आज हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि फूड सेफ्टी क्यों ज़रूरी है आपके लिए। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि इसमें बड़ा जो नंबर है वो 5 से छोटे बच्चे हैं, तो किस तरीके से जो है खुराक एक तो ना मिलना, और दूसरा ये कि जिस तरह से आपने फूड सेफ्टी की बात की, बेहतर ग़िज़ाइयत वाली खुराक ना मिलने से बच्चे की जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा मुतासिर होती है। एब्सोल्युटली। देखें, एक बच्चा है वो ग्रो कर रहा है, उसको जो आज ग्रो करना था, जो आज उसका पोटेंशियल था, अगर आज उसको सही खुराक नहीं मिलेगी, पूरी नहीं मिलेगी, तो तब भी पूरा नहीं ग्रो कर सकेगा, क्योंकि खुराक ने ही जिस्म बनना है। ये कोई हवा से नहीं बन जाएगा, खुराक से जिस्म बनेगा। दूसरा, अगर उसके अंदर आज कंटेमिनेंट से वो बीमारी पैदा कर रहे हैं और उल्टा उस खुराक को बायो अवेलेबिलिटी को कम कर रहे हैं, जैसे एफ्लाटॉक्सिन वगैरह करते हैं, तो फिर भी आप ग्रो नहीं कर सकेंगे। सो आप फिजिकली भी ग्रो नहीं कर रहे होते बच्चे, मेंटली भी ग्रो नहीं कर रहे होते, बट उसके साथ साथ ये जो डैमेज कर रहा होता है, जिसके नतीजे में जो है वो लिवर डिजीजेज हैं, दूसरी हैं डायरिया है, उसकी वजह से बच्चे बीमार होने की वजह से डेथ भी हो रही है, मालनोरिश फर्दर मालनोरिश हो रहे हैं। सो एक तो खुराक कम होने की वजह से मालनोरिश हो रहे हैं, जो उसमें कंटेमिनेंट्स हैं वो खुराक को अब्जॉर्ब नहीं होने देते, बायो अवेलेबल नहीं होने देते, उसकी वजह से उसकी ग्रोथ कम है। अगर वो बीमार हो जाते हैं तो उसकी वजह से और भी बड़ा इंपैक्ट आता है, क्योंकि जो है उसकी वजह से तो बच्चे खुदा न खास्ता उनकी डेथ भी होती है, और बहुत बड़ा नंबर है। एक तो ये बताइए कि ओवरऑल अगर इकोनॉमी की सिचुएशन इज इन क्राइसिस, इसका कितना इम्पैक्ट है फूड सेफ्टी को लेकर, खासतौर पर पाकिस्तान की इकोनॉमी में, क्योंकि ओवरऑल हम एक चैलेंज्ड इकोनॉमी है। और फिर इसमें जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनका कितना उनकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस तरफ कि वो इसको मेक श्योर करे कि जो फूड सेफ्टी है, उनके बच्चों तक जो खाने की रसाई है वो सेफ हो, या फिर स्टेट की ज्यादा जिम्मेदारी है? इन दोनों हिस्सों को मैं दूसरा हिस्सा पहले लेता हूं। और जो देखें, हर बंदे की फूड सेफ्टी इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर उससे सफर होगा। तो सब मेरे ख्याल के अंदर कंज्यूमर को जो चॉइसेस हैं सबसे बेहतर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसने जो सारी जिंदगी जिस चीज को खाना है उसके बारे में थोड़ी बहुत अवेयरनेस उसको होनी चाहिए, उसको लेनी चाहिए। उसको बाहर जब जाए खाने में, किसी रेस्टोरेंट में बैठे, सोचे कि क्या मुझे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, क्या मैं अपने टेस्ट बर्ड को सेटिस्फाई करने आया हूं या अपनी सेहत को नोरिश करने आया हूं। सो बच्चों के लिए, क्योंकि खुद डिसीजन नहीं कर सकते, हम डिसीजन उनके कर रहे होते हैं, तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट हैविंग सेड दिस, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जो अथॉरिटीज हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉलिसी मेकर्स ने राइट पॉलिसीज बनानी होती हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने रेगुलेट करना होता है, जैसे फूड अथॉरिटीज हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी है, सिंध है, केपी है। और उसके बाद जो है वो एकेडमिया ने और रिसर्चर्स ने वो रिसर्च करनी होती है, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो जाके उसको अथॉरिटीज उसको इंप्लीमेंट कर सकें। और एट द एंड ऑफ द डे जो है वो अपनी फैमिलीज को, जब सर दुनिया में जब तक किसी ने सेफ फूड डिमांड नहीं किया ना, तब तक उसको सेफ फूड नहीं मिला। कंज्यूमर डिमांड करेगा सेफ फूड, तो उसको सेफ फूड मिलना शुरू हो जाएगा। सो आप कम खा लें, साफ सुथरा खा लें, और अगर आपको लगे कि ये बुरी चीज है तो ना खाएं, ना लें। इनमें से सबसे वीकर शोबा हमारा कौन सा है? क्या जो स्टेट लेवल पे पॉलिसीज हैं, दे आर द कॉज? मैं इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा नहीं कर रहा, या मैं पढ़ा लिखा पाकिस्तानी नहीं हूँ, दिस इज द कॉज? रिसर्च नहीं हो रही प्रॉपर, What is the cause? सर सारी चीज़ें मिला के हैं। पाकिस्तान रिसर्च में भी बहुत पीछे है, पाकिस्तान एजुकेशन में भी बहुत पीछे है, पॉलिसीज़ भी उस तरह से इतनी ज़्यादा नहीं है। फूड अथॉरिटीज़ अभी बनी है, दुनिया में 150 साल पहले बन गई थी, 100 साल पहले बन गई थी। और कंज्यूमर जो है जब एजुकेटेड नहीं है, अवेयर नहीं है, तो बेचारे को उसके और फिर इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, आपने राइटली मेंशन किया था। मेरे पास अब जब चॉइस ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो फिर मैं क्या? देखिए, दुनिया में एक फूड और एक पैथोजन ऐसा नहीं है फूड जो है जो कि स्मेल देता हो या उसका ऑफ टेस्ट हो। तो अपरेंटली बहुत से सादा फूड, साफ फूड भी जो है वो बीमार बड़ी आपने बेहतरीन बात जो की थी, मैं उसी पे फोकस करूंगी कि जब तक किसी ने डिमांड नहीं की है फूड सेफ्टी, उसको ना तो अच्छी खुराक भी मिली है, तो इसके लिए हमारा इनफरादी तौर पर भी बड़ा मेन रोल है। और जिस तरह से आपने बताया कि पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनको भी पॉलिसीज़ जो वो बनाते हैं, और उसके बाद रिसर्चर्स का सबका काम है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद नासिर साहब के वक्त का, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि बेसिकली व्हाट इज़ फूड सेफ्टी और किस तरीके से हमारी इनफरादी जिम्मेदारियाँ भी हैं। यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का। Welcome back to Expresso.
और अब शामिल करेंगे सेगमेंट माइंड मैटर्स, जिसमें वक़ार अहमद मलिक आज बात कर रहे हैं कि तमाशाई हुजूम में मुतासिरा शख्स को मदद हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। आज बात करेंगे एक बहुत ही अहम मौजू पर, और वो ये है कि हम जब बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट की बात करते हैं, एक मुख्तलिफ थ्योरीज़ की बात करते हैं कि लोग लोगों की जब मदद करते हैं या फिर लोग लोगों की जब मदद नहीं करते, किसी भी गिवन सिचुएशन में, कोई हादसा हो गया है, कोई सड़क पे कोई मामला है, आपने बहुत सारे ऐसे मनाजिर देखे होंगे जहाँ पे लोग तमाशाई की सूरत में खड़े होते हैं लेकिन मदद को कोई आगे नहीं बढ़ता। इस हवाले से नफ्सियात हमारी रहनुमाई करती है और बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट जो है वो 1964 में हमें मालूम हुआ कि लोग लोगों की मदद क्यों नहीं करते। अगर वो हजूम की शक्ल में हों तो हमें मालूम हुआ कि वो डिफ्यूज़ हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफ्यूज़ हो जाती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब एक फ़र्द के ऊपर होती है, यानी किसी भी सिचुएशन में अगर एक फ़र्द होगा तो वो तो डेफिनेटली मदद को आगे बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा इम्कान होगा। उसकी वजह यह है कि उस वक्त वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे ले रहा है, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो अगर हजूम की शक्ल इख्तियार कर जाता है या वहाँ पे ज़्यादा अफराद हैं तो हर फ़र्द जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दूसरे सर पे डाल दे। शायद अगला आगे बढ़ के मदद कर देगा, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि कोई भी आगे नहीं बढ़ता। पाकिस्तानी तनाजुर में अगर देखें तो यहाँ पे सिंपल साइकोलॉजी नहीं है, इस पे और भी बहुत सारे अवामिल होते हैं आगे ना बढ़ने के। इस पे हम एक दफ़ा पहले बात कर चुके हैं कास्ट डिवाइड थ्योरी में कि पाकिस्तानी तनाजुर में अगर देखें तो बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए भी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि उनको डर होता है कि वो फंस जाएंगे या बतौर गवाह जो है हो सकता है उनको अदालत में घसीटा जाए। इस तरह के बहुत सारे सुकम है हमारे यहाँ जो जिनकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ते क्योंकि कास्ट आई हो जाती है। और कास्ट और रीइंफोर्समेंट जो है इनकी एवेल्यूएशन होती है जिसकी बुनियाद पर इंसान फैसला करता है कि मुझे मदद करनी है या नहीं करनी। आज का जो मौजू है वो ये है कि अगर खुदा न खास्ता आप एक मुतासिरा शख्स हैं तो उस सूरत में अगर आपके गिर्द हजूम खड़ा हो जाता है तो फिर आप देख रहे हैं कि वो हजूम जो है वो आपकी मदद नहीं कर रहा है, वो सारे लोग जो हैं वो तमाशा देख रहे हैं, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। इस सिलसिले में जो साइकोलॉजी में मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स हैं उनका जिक्र किया जा सकता है और बिलखुसूस एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र ज़रूर किया जा सकता है। एक खातून है जो कि जिसको यानी कहा गया है ये एक्ट करने के लिए कि वो ज़ख्मी है और उसका जो टखना है वो बहुत शदीद ज़ख्मी है और वो चिल्लाती है। और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन पर यह तजर्बा किया जा रहा है, वो 30 स्टूडेंट्स हैं जो कि ऊपर हैं और उनमें से बहुत कम, बाद में पता चला कि बहुत कम थे जिनका था कि जाके मदद की जाए, क्योंकि वो 30 थे और रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो ज़िम्मेदारी है वो फिर डिफ्यूज़ हो गई और वो सब ये समझ रहे थे कि कोई नीचे सड़क से या कोई और आएगा तो वो करेगा। अब इस तजर्बे में थोड़ा सा ये किया गया और मुख्तलिफ तजर्बात में एक ही नतीजा निकला है, वो ये कि जब आप हजूम को देखें तो बाकायदा आप स्पेसिफिकली किसी फ़र्द की तरफ इशारा करें। मसलन आप ये कह सकते हैं कि ये जो येलो शर्ट जिस बंदे ने पहनी हुई है, पीली शर्ट वाला, या वो जो मोटरसाइकिल के पास खड़े हुए हैं, या ये जो आप बाकायदा पिन पॉइंट करें उस हजूम में से उस फ़र्द की तरफ, उसकी तरफ इशारा करें, उसकी आंखों में आंखें डाल के उसको मदद के लिए कहें तो वो मदद के लिए आगे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्योंकि जो साइकोलॉजी है वो ये बताती है कि इसके जो इम्कानात हैं वो 70% तक हो जाते हैं। अगर मुतासरा शख्स जो है वो हजूम को, आप अगर हजूम को कहते रहेंगे तो हजूम जो है वो टस से मस नहीं होगा, हजूम आगे नहीं बढ़ता। लेकिन अगर आप उस हजूम में से किसी पर्टिकुलर शख्स को कहेंगे तो वो आगे बढ़ेगा और उसके बाद ये होगा कि जैसे ही वो शख्स आगे बढ़ेगा तो एक दो और आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये ग्रुप साइकोलॉजी है, तो जो ग्रुप जो है फिर हावी हो जाता है, यानी जब चंद अफराद जो हैं वो इनिशिएटिव्स लेंगे मदद के लिए तो बाकी लोग भी आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे और वो जो जिसको कहते हैं ना कि बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप मुतासरा शख्स हैं तो आपको मदद सिर्फ 70% ज़्यादा इम्कान सिर्फ उस सूरत में है। अगर आपका सड़क पे कभी हादसा होता है, खुदा न खास्ता आप किसी भी हादसे का शिकार होते हैं, किसी भी सिचुएशन में गिरते हैं, आपके गिर्द हजूम है, तो उसमें पिन पॉइंट कीजिए फ़र्द को और उसको कहिए कि वो आपकी मदद के लिए है। यही एक तरीका है। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं और एक अच्छी खबर के साथ खुशामदीद कहते हैं। सऊदी अरब में ज़िल-हज का चांद नज़र आ गया है। ईद उल अज़हा इतवार 16 जून को होगी। अरब मीडिया के मुताबिक यौम अरफा 15 जून को हफ्ते को
जबकि ईद उल अज़हा इतवार 16 जून को मनाई जाएगी। दूसरी जानिब सऊदी वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने कहा है कि हज की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। दुनिया भर से आने वाले जितने भी आज़मीन हज हैं उनको बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करेंगे। जी हाँ, और अब तक अगर बात करें तो 12 लाख से ज़ायद आज़मीन सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। 2.5 लाख से ज़ायद आज़मीन रोड टू मक्का मंसूबे के तहत पहुँचे। और दूसरी जानिब मुल्क में ज़िलहज 1445 हिजरी का चांद देखने के लिए मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। और ज़िलहज का चांद देखने के लिए मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का जो मरकज़ी इजलास है उसकी सदारत चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे और ये कराची में होगा। इसके अलावा जोनल रुयत हिलाल कमेटियों के इजलास भी मुकर्ररा मकामात पर ही होंगे। और ये भी बात है, मुल्क में आज 7 जून बरोज़ जुम्मा 29 ज़िक़त होगी और इसी रोज़ ज़िलहज का चांद नजर आने की सूरत में 8 जून बरोज़ हफ्ता यकुम ज़िलहज और 17 जून बरोज़ पीर ईद उल अज़हा होगी। इन केस अगर आज चांद नजर आता है तो आप अपनी तो कैलकुलेशन कर लीजिए, अपनी छुट्टियों की कैलकुलेशन भी कर लीजिए। अल्लाह करे खैर से आए। कुर्बानी का मौका है, बहुत बड़े ये 10 दिन है अगले ज़िलहज के, इनमें बड़ा सवाब है इबादत का। अल्लाह हम सब को तौफीक दे कि हम इनको अच्छे से गुजारें और इनसे फ़ायदा उठाएं। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सना, हमारे पास सना हुमायूं मौजूद हैं इस्लामाबाद में और आज किस तकरीब का अहवाल बता रही हैं वो जान लेते हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फनो आर्ट। और आज मैं जहां मौजूद हूं एक खूबसूरत पेंटिंग की नुमाइश की जा रही है बाय शेरज़ादा खालिद इकबाल और एग्जीबिशन का नाम बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल इस नुमाइश की तरह, डांस विद कलर्स, और इसकी थीम है जॉय हैप्पीनेस। तो आइए मेरे साथ देखिए कि यहाँ पर आज आपको कितने रंग देखने को मिलते हैं। मौजूद हूँ शहजादा खालिद इकबाल के साथ, हु इज़ द मैन ऑफ द इवनिंग। डेफिनेटली इतनी खूबसूरत शाम इनके बगैर पॉसिबल ही नहीं थी। तो कंग्रेचुलेशन। सबसे पहले तो आपको मेरे ख्याल से इस गैलरी को जितने रंग आपने दिए होंगे, मैंने इससे पहले इतने कलर्स यहाँ पर नहीं देखे। थोड़ा जर्नी बताइए, कहाँ से, किस तरह से, इतने रंगों से कैसे आप मज़े से खेल लेते हैं? आई एम बाय प्रोफेशन ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। सारी ज़िंदगी मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की और कोई अब 10 साल हो गए थे आई केम बैक टू पाकिस्तान। बट बिफोर आई केम बैक टू पाकिस्तान मुझे ब्रेन हेमरेज हुआ था एंड आई डोंट नो सम पार्ट ऑफ माई ब्रेन वर्क टू समथिंग एंड आई स्टार्टेड पेंटिंग एंड आई हैव नो बैकग्राउंड इन पेंटिंग, नो एजुकेशन इन पेंटिंग, नो इंटरेस्ट इन पेंटिंग, बट खुदा ने पता नहीं क्या दिया एंड हियर आई वाज। वंस आई स्टार्टेड पेंटिंग, वो फिर आप मुझे नहीं रुका सकते थे। पेंटिंग ऑन बोर्ड, पेंटिंग ऑन प्लास्टिक, पेंटिंग, आप जो मर्जी मटेरियल दे दें मुझे, मैं उसको, मैंने बेगम साहब को कहा मैं कैन आई पेंट योर हाउस, शी सेड नो ये नहीं कर सकते और करो पेंटिंग। मैं ये जानना चाहूँगी कि आप एज एन आर्टिस्ट क्या देखते हैं हमारे मुल्क में आर्ट का क्या फ्यूचर है, इसको किस तरह से फ़रोग़ दिया जा सकता है, क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए लोगों को इंगेज करने के लिए? यहाँ आर्ट का फ्यूचर अच्छा नहीं लगता, यहाँ आप अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते। इतने टैलेंटेड बच्चे मैंने देखे हैं, इतनी टैलेंटेड औरतें मैंने देखी हैं, इतने टैलेंटेड बूढ़े लोग मैंने देखे हैं, बट यहाँ इंकरेजमेंट कोई नहीं मिलती। यू नो, यहाँ ये है भाई आर्ट है, पैसे नहीं बनाओगे, नौकरी करो और पैसे बनाओ। वेस्ट में इट्स द एग्जैक्ट ऑपोजिट। वेस्ट में इफ़ यू सो एनी आयोटा ऑफ टैलेंट, माशाल्लाह दे एनकरेज यू, दे ब्रिंग यू अप, दे टीच यू, दे यू नो। यहाँ आई एम सॉरी टू से, जहाँ मैं मिला हूँ अच्छे लोगों को, वो कहते हैं खालिद साहब फ्यूचर बहुत डिम है, हम पैसे नहीं बनाएंगे। वेरी 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 सैड। मैं इससे करने चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ओपन अप अ स्कूल फ्री where I can teach anybody who wants to walk in and shows an interest in art. खुशी से आए आप, all the world opens up to you. Thank you so much sir, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी इंसाइट्सफुल स्टोरी सुनकर, एंड आई विश कि जो आप ख्वाब देख रहे हैं वो डेफिनेटली पूरा हो और हमारी यूथ को और जितने आर्ट लवर्स हैं उनको मौका मिले और आर्ट जो है वो इसी तरह फ़रोग़ पाता रहे। थैंक यू वेरी मच। God bless. God bless.
मौजूद हूँ राबिया अमीन के साथ, जो कि बहुत प्यारी दोस्त भी हैं एंड हर सेल्फ इज़ अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। तो राबिया, सबसे पहले तो आपसे मिलकर हमेशा खुशी होती है, और दूसरा ये कि मुझे बताया ये एग्जीबिशन बड़ा मुझे कलरफुल सा और थोड़ा डिफरेंट मुझे नज़र आ रहा है। कैसा लग रहा है आपको ये एग्जीबिशन? Well, exhibition, it is out of this world. It is. वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। क्रिकेट की हमने बात की, कुछ फुटबॉल की बात कर लेते हैं। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2 के मैच में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त दे दी। को की अच्छी खबर नहीं है। इस्लामाबाद के जिन्ना स्टेडियम में खेले गए मैच में ज़्यादातर वक्त सऊदी अरब की टीम का ही पल्ला भारी दिखाई देता रहा, और जो हमारी मेहमान टीम है खेल के पहले हाफ में 2 गोल करने में कामयाब रही, और दोनों गोल अल-बरकात ने बनाए। पहला गोल 26 में, जबकि दूसरा गोल 41वें मिनट में बना। जबकि दूसरे हाफ की अगर बात करें तो उसमें 59वें मिनट में सऊदी अरब का तीसरा गोल अल जोयर ने स्कोर किया, और 3-0 के स्कोर पर मैच खत्म हो गया। क्वालिफायर 2 में पाकिस्तान ने अब तक 5 मैच खेले हैं और इसे 5 में शिकस्त का सामना करना वेरी पड़ा। अनफॉर्चुनेट। अगरचे की कारकर्दगी हमारी बेहतर ही थी पहले राउंड के अंदर, आपको याद होगा। कल हमने बहुत अच्छी खबरों का तस्करा किया था ना, आज बुरी पे बुरी आ रही इतनी ही बुरी। लेकिन एक्सपेक्टेड था रिजल्ट वैसे। देखते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर हम जरा एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं। हमारे साथ साद हैं जो कि प्लेयर हैं हिमसेल्फ और टेक्निकल एस्पेक्ट को समझते हैं, तो हम जरा उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस मैच को और पाकिस्तान की कारकर्दगी को कैसे उन्होंने ऑब्जर्व किया। साद, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप के ख्याल में कैसे पाकिस्तान की टीम, कैसा था हमारा एक अच्छा लगा आपको खेल हमारा, या आपको लगा कि बेहतर खेल सकते थे? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर एज डिफेंडिंग देखा जाए तो कंपेयर डिफेंस उन्होंने बहुत बेहतर खेला है। टेक्निकल आउटकम किए गए। इस तरह कंट्रीज ये दुनिया का बेहतरीन फुटबॉल नेशन है। अगर आप इस तरह फुटबॉल खेलते हैं हमारी कंट्री के अंदर, ये एज ए डिफेंडर समझते हैं, क्योंकि जिस इंफ्रास्ट्रक्चर या जिस फैसिलिटी से हम उसके अगेंस्ट खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये बेहतर परफॉर्मेंस था। अच्छा, तो साथ जिस तरह से हार जीत तो खेल का हिस्सा होती है डेफिनेटली, और अभी अगर हम बात करें कि पहली बार फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2 में जो हमारी टीम पहुंची है, ये भी एक एजाज़ की बात है। जी ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। देखिए ये वर्ल्ड कप दुनिया का बेहतरीन, इससे बड़ा इवेंट नहीं है हमारे दुनिया के अंदर। अगर हम सेकंड राउंड में चले जाएं, देखो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो है हमारी कंट्री के अंदर, आपके लीग में स्टैंडर्ड लाने की ज़रूरत है। अगर इस तरह कंट्रीज के अगेंस्ट हम खेलेंगे, मैं नहीं समझता कि अगर हम आगे जाने के लिए या हमें आगे और ज़्यादा इस तरह प्लेटफॉर्म पे खेलना है, तो मुझे ये लगता है कि हमें पाकिस्तान के अंदर या नेशनल टीम में जितने भी हमारे प्लेयर खेलते हैं उनको बाहर जाने की ज़रूरत है कि वो फिर इस तरह बड़े मैचों में परफॉर्म कर सकें। टेक्निकली अगर आपने डेफिनेटली मैच देखा होगा, टेक्निकल कौन से एस्पेक्ट्स थे जिसपे अपनी टीम को आपके ख्याल में काम करना चाहिए? मेरे ख्याल से अटैकिंग जो है वो हमने अटैकिंग वाइज बहुत कम खेला इस कंपेयर टू सऊदी अरब में हमने उसके अगेंस्ट खेला था, क्योंकि वहाँ हमने 3-4 चांसेस जो है वो कंसीड किए थे। यहाँ पे हमें नहीं लगा कि यहाँ पे, क्योंकि मुझे आई थिंक 0 कॉर्नर हमें मिले, एक कॉर्नर भी नहीं मिला हमें। इसका मतलब ये था कि हमने अटैकिंग वाइज बहुत ही वीक खेला है। अटैकिंग फुटबॉल जो है वो हमें नहीं, अटैकिंग की फुटबॉल की नीड है, तो हमें अटैकिंग फुटबॉल खेलना चाहिए और बॉल पोजीशन को गेन करना चाहिए। हमारी जो फुटबॉल टीम के कोच हैं, कुछ दिन पहले हमारे शो में आए थे, उनसे भी हमारी बात हुई थी। एंड इंडीड पाकिस्तान ने इंप्रूव किया है। जैसे कंबोडिया के खिलाफ हम खेले, इससे पहले हमने जैसे सऊदीज के खिलाफ हम खेले, और बड़ा अच्छा हमने बहुत सारी ऐसी रिवायतें बनाई जिससे हमें लगा कि पूरा पोटेंशियल है टीम के अंदर। तो आपको लगता है कि अगर हम मजमूई तौर पर एक स्ट्रक्चर की बेहतरी करें तो हम एक शॉर्टन स्पैन ऑफ टाइम के अंदर दुनिया के नक्शे पे, फुटबॉल के नक्शे की मैं बात करूं, बेहतर जगह पे आ सकते हैं हम? ऑब्वियसली जब तक हम पाकिस्तान के अंदर, देखो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं और कोच इवन के रिपीट कर रहे हैं हर न्यूज के अंदर कि वी नीड एक्टिविटीज, वी नीड लीग। जब तक हमारे कंट्री के अंदर लीग नहीं होगा, हमारी कंट्री के अंदर एक्टिविटीज नहीं होंगे, कॉम्पिटिटिव गेम्स नहीं होंगे, प्लेयर्स को मैचेस नहीं मिलेंगे, तो हम इस तरह बड़े इवेंट में या इस तरह बड़े मैचों में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। देखिए हमारे प्लेयर कहाँ से आते हैं, इस्लामाबाद, चमन और यहाँ लोकल फुटबॉल से आके नेशनल लेवल पे परफॉर्म करना
ये मेरे ख्याल से बहुत हम एक वो तरस खाने वाली बात है हमारे प्लेयर्स के ऊपर कि एक लोकल फुटबॉल से आके आप नेशनल लेवल में हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि यार या तो ये ड्रा करें या जीत जाए। ऐसा होता नहीं है दुनिया के अंदर। देखो बहुत बड़े स्ट्रक्चर से ये लोग आते हैं। सऊदी के प्लेयर्स जो आए हैं वो कितने बड़े स्ट्रक्चर से आए हैं। कौन नहीं खेल रहा है, बेंजेमा रोनाल्डो तक के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, वो उस स्ट्रक्चर से आके इस लेवल पे खेल रहे हैं तो नजर आता है कि फुटबॉल खेल रहे हैं। हम हमारी प्लेयर्स की सिलेक्शन कहाँ से होती है? मुझे पता है फैसलाबाद, चमन और फैसला यहाँ लोकल फुटबॉल से आके वो इस बड़े इवेंट पर खेल रहे हैं। मैं कहता हूँ कि ये इन्होंने अच्छा फुटबॉल खेलना है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। सही है। अच्छा साथ राउंड 3 की दौड़ से तो वैसे हम बाहर हो चुके हैं 4 मैच हार के, लेकिन अभी भी 2 मैच खेलना बाकी हैं। तो जो ताजिकिस्तान के साथ मैच होना है 11 जून को, उससे क्या एक्सपेक्टेशंस रखी जाए? जी बिल्कुल, ताजिकिस्तान एक बहुत अच्छी साइड है। मैं समझता हूँ कि वो भी इससे 11 से कम नहीं है। हमें भरपूर तरीके से तैयारी करनी चाहिए और उनको भी चाहे अवे गेम हो या होम गेम हो, हमने इसे भरपूर तैयारी से खेलना चाहिए। क्योंकि जिस स्ट्रक्चर से करंटली हम खेल रहे हैं, यही डिफेंस के साथ जाना होगा, जो कम्पैक्ट डिफेंस खेलना होगा। जिस तरह लास्ट मैच खेला सऊदी के अगेंस्ट, उनको बहुत कम चांसेस मिले। वो जो गोल भी हुए हैं वो हमारी अपनी मिस्टेक की वजह से हुआ। दूसरा गोल आप देखा होगा जैसे अब्दुल्ला ने, मेरे ख्याल से वो कम्युनिकेशन मिस्टेक थी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इसी तरह से कॉम्पैक्ट डिफेंस खेलना और मैच को हम ड्रा करने की कोशिश करें। अच्छा, ये जो अटैकिंग गेम का माइंडसेट है, आई मीन ये सिर्फ प्लेयर्स की अपनी फिटनेस और गेम प्लान के ऊपर डिपेंड करता है या ओवरऑल टीम मैनेजमेंट का भी इसमें कोई रोल होता है कि आपने अटैकिंग जाना है? क्योंकि सारी बात है, इतनी बड़ी टीम के खिलाफ आप खेल रहे हैं तो एक डिफेंसिव होना वैसे तो यूजुअल है। आई मीन आपकी फील होती है कि आपने डिफेंसिव रहना है और डर भी होता है कि कहीं बहुत बड़े मार्जिन से ही हम ना हार जाएं, कुछ 7-8 गोल ही ना पड़ जाए हमको। लेकिन क्या ये एक प्लेयर का या इंटरनल प्लेइंग जो स्क्वाड है उसका डिसीजन होता है? इसमें टीम मैनेजमेंट का भी कोई रोल होता है कि आप अटैकिंग जाएं या डिफेंसिव जाएं? ये जब तक आपकी कंट्री के अंदर रेगुलर फुटबॉल नहीं होता, ये रेगुलर फुटबॉल से आपका अटैकिंग कॉम्बिनेशन बनता है। जब तक रेगुलर फुटबॉल नहीं होता आपकी कंट्री के अंदर, आपकी टेक्निक से एबिलिटी बेहतर नहीं होगी तो क्रिटिकल आउटकम आता नहीं। क्योंकि इसको जब आपने एक बॉल पोजीशन को आगे गेन करना है, अपने ट्रांजिशन केस में डिफेंस को अटैक जाना है, तो उसमें उसके लिए रेगुलर फुटबॉल की नीड, रेगुलर फुटबॉल की बहुत ज्यादा जरूरत होता है। क्योंकि वो कॉम्बिनेशन जो आता है आपकी बॉल पोजीशन गेन करना फ्रॉम डिफेंस टू अटैक, वो रेगुलर फुटबॉल से ही आता है। और ऑब्वियसली जब आप रेगुलर फुटबॉल खेलते हैं, क्योंकि आपकी जो साइकोलॉजिकल मेमोरी है वो डेवलप होता जाता है। तो जब आपका कोई प्लान आता है कोच की तरफ से तो उस पे आप जल्द से जल्द अप्लाई करते हैं और स्किल सेट आपका जो विद द टाइम इंप्रूव होता है डेफिनेटली ज्यादा खेलने से और एक्सपीरियंस लोगों के साथ खेलने से। आई एग्री साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम। आपने टेक्निकली भी और एज ऑफ एक्सपर्ट आपने हमें बताया कि किस किस्म का गेम होना चाहिए। देन लीग बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी प्लेयर्स, सभी ऑफिशियल्स, सभी सीनियर्स इस पर जोर दे रहे हैं कि फुटबॉल लीग होना चाहिए, जिसके बाद ये स्ट्रक्चर बेहतर हो सकता है और ग्रास रूट लेवल पे भी फुटबॉल पे काम होना चाहिए। पोटेंशियल पाकिस्तान में बहरहाल है। गुड लक, आगे इंशाल्लाह हम करेंगे, अच्छा करेंगे। एक्सप्रेसो में ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब आपको ये बताएं कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई नया टैलेंट सामने आए या कोई नया सिंगर सामने आए और एक्सप्रेसो में हम आपकी उससे मुलाकात ना करवाएं और वो बहुत ही अच्छा गा रही हों या परफॉर्म कर रहे हों। आज की जो एक्सप्रेसो टैलेंट में हमारी मेहमान है नबिहा इस्फहानी, एक नई उभरती हुई गुलकारा हैं और स्पेशली क्लासिकल और गज़ल गायकी जो कि बड़ी मुश्किल होती है, उसमें हमने इनकी आवाज़ जो है सोशल मीडिया पर बड़े जिसके चर्चे हैं वो सुनी, बड़ा बेहतरीन गाती हैं और जो सुनने वाले हैं उन पर सहर तारी कर देती है। और क्योंकि वीकेंड है, यूजुअली वीक के स्टार्ट पे कभी हम आपको अच्छा म्यूजिक सुना के चार्ज करते हैं, कभी हम वीकेंड के ऊपर। अब आप कहेंगे शुरू में ही कह रहे हो, पहले सुना तो दो कि अच्छा है या नहीं। भाई इनको हमने सुन लिया है ना, ये हमारी रिकमेंडेशन पे अच्छी हैं। कुछ आर्टिस्ट होते हैं उनको हम यहाँ लाइव सुना के आपको कहते हैं अब आप बताइए कैसे हैं, तो ये बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छा गा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नबिया। कैन वी टॉक टू नबिया राइट नाउ? नबिया आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। अच्छा, तो हमने एक तो अभी आने से पहले थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, हम आपकी प्रोफाइल पे गए, हमने कहा भी देखें लड़की कैसा गाती है। लड़की तो बहुत कमाल गाती है, लड़की तो बड़े मुश्किल गानों को बड़ी आसानी से गाई जा रही है। तो ये कब से हो रहा है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। यू मोस्ट वेलकम, यू डिजर्व इट। ये कब से हो रहा है, कब से गा रही है?
मैं बेसिकली मुझे याद है बचपन में हमारे घर में एक टेप रिकॉर्डर हुआ करता था। अब्बा उसके ऊपर अक्सर लता मंगेशकर और किशोर दा के गाने चलाया करते थे एंड आई यूज्ड टू जस्ट सिट देयर और मैं सुना करती थी उनको और आई वाज जस्ट लिटरली सो मेस्मराइज्ड बाय हर वॉइस एंड आई वाज लाइक नहीं मुझे बड़े होके इनकी तरह गाना है। तो इट ऑल स्टार्टेड सिंस देन। उसके बाद फिर जब मैं कॉम्पिटिशन्स जीतना शुरू हुई तो मेरे टीचर्स ने अम्मी अब्बा को बोला कि इसको सिखाना चाहिए। तो मेरे जो पहले उस्ताद थे अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, उनका नाम मसूद अहमद था। अभी जो मेरे उस्ताद हैं उनका नाम नईम मेहदी है और वो मेहदी हसन खान साहब के शागिर्दों में से हैं। सो या दैट्स माय जर्नी। अच्छा, और बड़ा खूबसूरत जर्नी है आपका। हमने साथ साथ देखा भी और हमारे नाजरीन ने भी देखा कि कैसे एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची माइक लेकर बैठी हुई है और तब से आपके इस सफ़र का आगाज़ हुआ। तो जिस तरह से आप बता रही हैं कि वालिद साहब की पूरी सपोर्ट आपके साथ थी, तो आपके लिए तो ये सफ़र बड़ा आसान रहा होगा सीखने का और गाने का। सफ़र आसान यू कैन से, क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स की सपोर्ट है बट यू डोंट रियली गेट अपॉर्चुनिटीज़, तो वो एक मसला है। बट आई थिंक बाकी तो अम्मी अब्बा जब तक साथ हैं तो ऑफ कोर्स सब कुछ आसान है। तो अभी तक आपका सबसे बड़ा काम जो आपने किया एज एन आर्टिस्ट, जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिली हो, आपने कुछ किया, वो क्या है? Other than being on Expresso. I would like to go for OSTs. That's true, but I have been a part of PTV ever since I was like 9 or 10 years old. तो मैंने वहाँ पर भी तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट नबिया किया है? आई मीन कोई ऑफिशियल साउंड ट्रैक किसी ड्रामे का, कोई फिल्म का, कोई ऐसा चांस मिला अभी तक आपको? नेवर, अभी तक तो नहीं। इंशाल्लाह आई होप कि ऐसा कुछ हो। अच्छा चले, बस अब आप एक्सप्रेसो पे आ गई है ना, अब इंशाल्लाह देखिएगा अब आपके लिए अच्छे डोर्स ओपन होंगे। हमारी विश भी है, हमारी दुआ भी है। तो अपनी आवाज़ का तारुफ कराइए, दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट। हमें सुनाइए आप कैसा गा रही हैं, इनफैक्ट हमारे देखने वालों को, ताकि उनको पता चले कि आप कितना अच्छा गा रही हैं। सो एनीथिंग नबिया। श्योर। सबसे पहले मैं मैडम नूरजहां का एक गीत पेश करती चलूँगी। चुन लिया मैंने तुम्हें सारा जहां रहने दिया, चुन लिया मैंने तुम्हें सारा जहां रहने दिया, प्यार ना करना ये दिल कहता रहा, कहने दिया, चुन लिया मैंने तुम्हें, दूर रह कर पास हो तुम, इस करम का शुक्रिया, दूर रह कर पास हो तुम, इस करम का शुक्रिया, बिन मिले लूटा है तुमने इस सितम का शुक्रिया, तुमने मेरे दिल को भी अपना कहा, कहने दिया, चुन लिया मैंने तुम्हें, तुमने मेरे दिल को भी मेरा कहाँ रहने दिया। वो लाइन क्या खूबसूरत शायरी है क्या। और आपकी जो सॉन्ग की सिलेक्शन है ना, वो इतनी कमाल है। हमने इतने नए आर्टिस्ट से, मैडम की भी इतने गाने सुने, लता जी की भी, लेकिन ये गाना पहली दफ़ा किसी ने हमें लाइव सुनाया। इट्स वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स। बहुत खूबसूरत कॉम्पोजिशन है। कमाल नबिया, बहुत अच्छा गा रही हैं आप, बहुत ही अच्छा लगा हमें सुन के। और मजीद अपने काम के बारे में बताइए, क्या प्लान है आपके, क्या करना चाहती हैं, कहाँ तक पहुँचना है? अभी फ़िलहाल तो आई स्टडीड मेडिकल इन कॉलेज। मैंने A लेवल्स किया है सेप्टर से, और बट आई एक्चुअली हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शंस। मतलब मैं चाहूँ तो मैं म्यूज़िक की तरफ भी जा सकती हूँ और मेडिकल की तरफ भी जा सकती हूँ। तो
I'll just see which one is the most So why convenient not for me. both? Why not both? Okay, I can do both. But I really love music. I really love doing music. और मेरा वैसे दिल यही है कि म्यूजिक की तरफ जाऊँ. अच्छा, तो नबिहा मुझे ये बताइए कि मैनेज कैसे करती हैं अभी भी, अगर ए लेवल्स में हैं और साथ साथ म्यूज़िक भी है, सीख भी रही हैं, किस तरह से मैनेज होता है टाइम? ए लेवल्स का बेसिकली मेरा लास्ट ईयर था, तो पढ़ाई के साथ 1 घंटा तो मुझे वैसे म्यूज़िक को देना होता है, तो रियाजत वगैरह 1 घंटे की दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी. आधा घंटा आई डू इट फॉर माई वोकल प्रैक्टिस और आधा घंटा मैं गाने को किसी भी याद कर लेती हूँ. और उसके अलावा अगर कोई आगे टाइम, जैसे हफ्ते में 1 गाना आई हैव टू रिकॉर्ड, तो उसके लिए 1 घंटा इज़ इनफ फॉर मी. तो वैसे मेरा टाइम मैनेज है. वैसे इतनी सुरीली डॉक्टर होगी ना तो रोज ही लोग बीमार हो पड़ेंगे. इतना अच्छा गाने वाली डॉक्टर होगी तो ये कहलाता. और दूसरा, आप ट्रैक्स के ऊपर गा रही हैं तो मुझे लगता है थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, बट आप बहुत अच्छा गा रही थी. हम नहीं टाइम वेस्ट करेंगे, हमें कुछ और सुनाइए आप. हमने और सुनना है आपसे नबिया. ओके ओके. छोड़ो भीगेला हुआ जो हुआ, लहरों की ज़बां को समझो ज़रा. छोड़ो भीगेला हुआ जो हुआ, लहरों की ज़बां को समझो ज़रा. छोड़ो भीगेला हुआ जो हुआ, लहरों की ज़बां को ज़रा समझो. समझो क्या कहती है हवा. अरे छोड़ो भीगेला हुआ जो हुआ, लहरों की ज़बां को ज़रा समझो. समझो क्या कहती है हवा. तुम नाराज़ हो, हाँ मेरे कितने पास हो. हाँ नाजुक नाजुक सी, प्यारी प्यारी सी मेरे जीने की आस हो. तुम नाराज हो, हाँ तुम. वाह, बेहतरीन नबिया. सुबह सुबह मतलब हमसे ना बोला नहीं जाता है और आप इतना खूबसूरत गा रही हैं माशाल्लाह. nice. मतलब बहुत बहुत बेहतरीन, किसी और दुनिया में ले जाती हैं जब आप गा रही होती हैं. तो नबिया, स्पेशली आपने ये जो क्लासिकल और गज़ल गायकी को चूज़ किया, ये थोड़ा मुश्किल होता है वैसे, तो कैसे ज़हन में आया या कैसे आपको पता चला कि आप ये बहुत अच्छा कर सकती हैं? ओके, तो मेरा पहला जो बचपन में गाना जो मैंने अपना पहला कंपटीशन में गाया है वो मैडम नूरजहां का बावरी चकोरी था. और आई जस्ट डोंट नो, मुझे लगता है कि शायद मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि जो बंदा क्लासिकल गा लेता है ना, दे कैन लिटरली गो फॉर एनीथिंग. मतलब मैं पॉप भी गा सकती हूँ, आई कैन सिंग एनीथिंग. तो अगर आपकी बेसिस पक्की हो, विच आई थिंक इज बिकॉज ऑफ क्लासिकल, तो आप कुछ भी गा सकते हो. तो एक्चुअली जो क्लासिकल गा सकता है एक्चुअली वो गा सकता है. तो गाने की तो मुख्तलिफ फिर असनाफ हैं, उसमें आप कुछ भी अपनी मर्जी का चूज़ करें. आपका ड्रीम क्या है? किसी आर्टिस्ट की तरह बनना, किसी आर्टिस्ट के साथ गाना? क्योंकि जिन 2 बड़े 3 आर्टिस्ट को आप गा रही हैं, जैसे किशोरदा का नाम आपने लिया, लता जी का, मैडम का, वो तो दुनिया में नहीं है, उनका आर्ट है. लेकिन क्या ड्रीम क्या है आपका नबिया, बीइंग एन आर्टिस्ट? आजकल के सिंगर्स में आई रियली लाइक आतिफ असलम और आसिम अजहर इज ऑल्सो अ गुड सिंगर. मुझे वैसे तो हाँ, वैसे मेजर जो है यही सिंगर्स हैं. और ऑफ कोर्स राहत फ़तेह अली खान साहब. तो चाहत फ़तेह अली खान, आई वुड वांट टू सिंग विद देम. राहत फ़तेह अली खान साहब, प्लीज करेक्ट. मैं डर गया था एकदम से. अच्छा चले, अब हमारे पास टाइम बिल्कुल तकरीबन खत्म हो गया है, बल्कि प्रोग्राम सेकंड लास्ट सेगमेंट है हमारा. तो नबिया, एक तो वंस अगेन हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं.
आपके अब्बा को हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं और Thank उनको you. सलाम भी है जो आपको प्रमोट कर रहे हैं, इतने अच्छे से आपको लेके चल रहे हैं। तमाम आई ऑलवेज से हमेशा अपनी बेटियों पे ट्रस्ट करें, भरोसा करें, उन्हें करने दें, वो प्रूव करेंगी अपने आप को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस नोट के ऊपर जाते जाते कोई और अच्छा सा ट्रैक वो लता जी का भी हो सकता है वैसे, एनीथिंग कुछ अच्छा सा हमें सुनाइए और फिर हम आपसे और अपने sure. देखने वालों से सेगमेंट से इजाजत चाहेंगे। जी नबिया। हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लगे जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जुम्मे का मतलब ये है कि जाते जाते हमने आपको ग्लिम्स दिखाना होता है। कारवां सराय हमारा फ्लैगशिप शो है, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब उसे होस्ट करते हैं और अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ किस्से भी बताते हैं और उसके साथ साथ मुख्तलिफ शख्सियात पे आजकल बात हो रही है। वैसे लास्ट एपिसोड जो दिलीप कुमार साहब और उनके घर के हवाले से हुआ उसको बड़ा पसंद किया आपने सोशल मीडिया के ऊपर, थैंक यू वेरी मच। आज भी ज़रा उसी का अगला हिस्सा है, आज किन एस्पेक्ट्स पे बात हो रही है कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं और फिर वापस आते हैं। दिलीप कुमार के उजड़े हुए घर में है, ये भी एक कारवां सराय है, यहाँ पे नाबगाए रोज़गार रोज रहते थे। लेकिन एक जो फिल्म है जिसका मैं ख़ास तौर पे तज़किरा करना चाहता हूँ, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जो मेरे लिए दिलीप कुमार है, और वो है फिल्म दाग। रिवाली में लगी थी लाहौर के और 2 साल चलती रही थी। उसका क्या तज़किरा है थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिलीप कुमार के बहुत सारे डायलॉग हमें याद थे उस ज़माने में। यानी ये आम बात थी कि आप किसी को मुखातिब हो करके दिलीप कुमार का कोई डायलॉग बोलते थे। तकदीरें बदल जाती हैं, ज़माना बदल जाता है, मुल्कों की तारीख़ बदल जाती है, शहंशाह बदल जाते हैं, लेकिन इस बदलती हुई दुनिया में मोहब्बत दामन थाम ले वो इंसान नहीं बदलता। एक फिल्म थी मिसाल, उसमें सिर्फ हॉस्पिटल जाने के लिए वो चाह रहे हैं कि कोई गाड़ी खड़ी हो जाए, एंड ऑल ही सेज इज भाई साहब गाड़ी रोको। अब ये तो कोई डायलॉग नहीं, आप उस मंजर को देखें। अरे वाह वाह, क्या खूबसूरत सीन्स हैं। वी आर रियली एंजॉयिंग। दिलीप कुमार साहब माशाल्लाह एक बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। और आप इस प्रोग्राम को देखिएगा 8:05 पे ऑन संडेज एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर और फीडबैक दीजिएगा। इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है, ये हफ्ता भी इख्तिताम को पहुंचता है। हमारे बेस्ट ऑफ एक्सप्रेसो को आप वॉच करेंगे और हमारे लिए दुआ करेंगे कि हम मंडे को बखैरियत फिर वापस आएँ आपके साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।